So let's start with question number 41. So question number 41 is arrange the given roles in the decreasing order of their involvement in the process of change. अब इस क्वेश्चन में हमें रोल्स को अरेंज करना है हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट से लेके लोवेस्ट इन्वॉल्वमेंट तक, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए क्या है, इम्प्लीमेंटेशन टीम। ऑप्शन बी इज कंसल्टेंट। ऑप्शन सी इज टास्क फोर्सेस, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड चीफ इम्प्लीमेंटर। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा वो होगा आपका चीफ इम्प्लीमेंटर, राइट। क्योंकि जो चीफ इम्प्लीमेंटर होता है वो चेंज प्रोसेस का मेन लीडर होता है। ये रिस्पॉन्सिबल ही होता है आपकी चेंज स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, चीफ इम्प्लीमेंटर, राइट। फिर आती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन टीम। ये वो लोग होते हैं जो चेंज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। जैसे एक नई पॉलिसी को लागू कर देना, नए सिस्टम को लागू कर देना या किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना। तो फिर इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है फिर ये चीफ इम्प्लीमेंटर के बाद थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। चीफ इम्प्लीमेंटर के बाद आता है, राइट। इन्वॉल्वमेंट चीफ इम्प्लीमेंटर से कम होता है, पर ये चीफ इम्प्लीमेंटर के बाद आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन टीम। फिर आता है ऑप्शन नंबर सी, टास्क फोर्सेस। टास्क फोर्सेस क्या होते हैं? टास्क फोर्सेस होती हैं टेम्पररी टीम्स जिन्हें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है, राइट। तो ये चेंज प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं लेकिन ये पूरे प्रोसेस को लीड नहीं करते, इसलिए इनका जो नंबर होता है वो होता है थर्ड नंबर। ये थर्ड स्टेप पर आती है। फिर फोर्थ स्टेप होती है आपके कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, राइट। कॉर्पोरेट जो मैनेजमेंट होता है उसका रोल होता है मेनली डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने का होता है, राइट। ये पॉलिसीज़ को अप्रूव करते हैं लेकिन डेली इम्प्लीमेंटेशन में सीधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं हमारे कंसल्टेंट्स जिनका इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होता है, ठीक है। कंसल्टेंट्स मेनली डिवाइस या गाइडेंस देते हैं, राइट। तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए जो इनका स्टेप होता है वो होता है आपका फिफ्थ स्टेप। ये आपके लास्ट स्टेप पे आते हैं, राइट। तो जो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा इन्वॉल्वमेंट का वो क्या होगा, चीफ इम्प्लीमेंटर, उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन टीम आएगी, उसके बाद आपके टास्क फोर्सेस आएंगे, फिर आएंगे आपके कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, फिर आएगा आपका कंसल्टेंट, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा EACDB। Okay, now let's move to the next question, question number 42. So question number 42 is arrange the given steps of socializing new employees in the proper sequence, right? अब इस क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई भी नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उस एम्प्लॉय को कंपनी के कल्चर, रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज, वर्किंग स्टाइल के साथ साथ उसको एडजस्ट कराने की प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन, राइट। अब हमें ये बताना है दिए गए स्टेप्स में से कि इनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, राइट। पहला स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करवाना होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है। तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो हो जाएगा डिज़ाइन अ रिलेटेड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, राइट। ये आपका पहला स्टेप हो गया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, जो डे 1 होता है उसका उसी दिन ही उसका ओरिएंटेशन होता है। उस ओरिएंटेशन में उसको सब बताया जाता है कंपनी के रूल्स क्या है, कंपनी के पॉलिसीज़ क्या है, आपका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, आपका स्केड्यूल क्या रहेगा, वर्क स्केड्यूल क्या रहेगा, आपको किसको रिपोर्ट करना है, कंपनी के रूल्स, कंपनी के पॉलिसीज़, कंपनी का वर्किंग स्टाइल, सब उनको उस दिन बता दिए जाते हैं, ठीक है। अब ओरिएंटेशन होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को असाइन किया जाता है जो नए एम्प्लॉय को गाइड करता है, उसको हम बोलते हैं बडी, राइट। इसलिए जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा सिलेक्ट ए सुपरवाइजर टू बी इन चार्ज ऑफ सोशलाइजेशन। अब वो जो बडी होता है, जो वो सुपरवाइजर होता है, वो उस नए एम्प्लॉय को सारे कंपनी के बारे में बताता है, उसको गाइड करता है, राइट। फिर उसके बाद एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोवाइड रेलेवेंट ट्रेनिंग, राइट। अब ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए मीनिंगफुल और चैलेंजिंग वर्क असाइन किया जाता है। तो आपका जो फोर्थ स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड अ चैलेंजिंग जॉब, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पहले ओरिएंटेशन आपने डिज़ाइन किया, ओरिएंटेशन के बाद एक बडी असाइन किया, मतलब एक सुपरवाइजर असाइन किया, उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद उसको हम चैलेंजिंग जॉब देते हैं। और जब एम्प्लॉय काम करना शुरू कर देता है तब उसकी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर फीडबैक दिए जाते हैं, राइट। तो आपको जो लास्ट स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोवाइड टाइमली एंड कंसिस्टेंट फीडबैक। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस हो जाएगा DBACE, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमएसएमई, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एमएसएमई का ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। अब सबसे पहले समझते हैं कि एमएसएमई का ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, राइट। इसको क्यों प्रमोट किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, राइट। तो अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो इनका मेन पर्पस होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, राइट। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है इनको बोलती है आप अपने आइडियाज़ लेकर आओ, अपने इसको बिजनेस को सेटअप करो, और जिससे क्या होगा, छोटे छोटे जो लोग होते हैं जो उनको क्या मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेगी, राइट। और जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं उनका डेवलपमेंट करना भी एमएसएमई का ही काम होता है, राइट। और अगर बहुत सारे जो अपन की चीज़ें, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी खुद की कंट्री में बनने लगेंगे, तो हम उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, तो उनका काम एक्सपोर्ट बढ़ाना भी होता है। और देश के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सेविंग्स होते हैं, उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाना भी एमएसएमई का ही काम होता है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है आपका टैपिंग ऑफ सेविंग्स, ठीक है। एमएसएमई क्या करती है, लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है, तो ये एमएसएमई का ऑब्जेक्टिव है। और मैंने आपको अभी बताया कि इसका काम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना भी होता है, राइट। तो ऑप्शन जो बी है वो भी ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी। अब एमएसएमई क्या करती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, मतलब डोमेस्टिक जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूटिलाइजेशन करना इसका ऑब्जेक्टिव है, बट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता, राइट। मतलब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, रूरल डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला, अभी बताया कि जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज होते हैं उनका भी डेवलपमेंट एमएसएमई का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो जो यूटिलाइजेशन होता है ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग 5 फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल इन द प्रॉपर सीक्वेंस, राइट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिजनेस साइकिल के 5 फेजेस में से कौन सा जो है, मतलब जितने भी दिए गए 5 फेजेस हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल एक सर्कुलर प्रोसेस होती है, इसका कोई फर्स्ट फिक्स्ड स्टार्ट पॉइंट नहीं होता, राइट। बट एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में यूजुअली हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पे जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को समझेंगे, फिर देखेंगे कौन सा स्टेप जो है वो लोवेस्ट पॉइंट है इसका, राइट। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, पीक ऑफ बूम और प्रोस्पैरिटी। अब ये इकोनॉमी का हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस स्टेज में क्या होता है, डिमांड जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी फुल होता है, राइट। तो ये जो फेज़ होता है ना ये सस्टेनेबल नहीं होता, यहाँ से कंपनी का स्टार्ट होता है डाउनफॉल, राइट। फिर ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, रिकवरी एंड एक्सपांशन। अब इसका मतलब है कंपनी जो है वो धीरे धीरे रिकवरी करना स्टार्ट कर रही है, डिमांड थोड़ी बढ़ने लगती है, इन्वेस्टमेंट स्लोली स्टार्ट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होने लगता है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो रिकवर करना स्टार्ट करती है, तो ये भी लोवेस्ट पॉइंट नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर रिकवरी स्ट्रॉन्ग जो होती है वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल हो रहा है, डिमांड भी ग्रो कर रही है, तो ये जो फेज होता है ना ये पॉजिटिव ग्रोथ का होता है, ऑप्शन जो सी है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, रिसेशन और द डाउन ट्रेंड। मतलब जैसे आपका पीक और बूम होता है ना, तब उसके बाद जब मैंने क्या बोला कि इकोनॉमी गिरने लगती है, राइट, तब स्टार्ट होता है रिसेशन, डाउन ट्रेंड, राइट। पीक के बाद इकोनॉमी क्या हो जाती है, स्लो होने लगती है, डिमांड गिर जाती है, प्रोडक्शन कम होने लगता है, ले ऑफ स्टार्ट हो जाता है, कंपनी डाउन साइजिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये जो होता है वो डिक्लाइन का स्टार्टिंग फेज है, राइट, बिजनेस साइकिल का नहीं, डिक्लाइन का स्टार्टिंग फेज है। फिर ऑप्शन ई है थ्रू द बॉटम ऑफ डिप्रेशन। ये होता है इकोनॉमी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट, जहाँ पे जो डिमांड होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, राइट। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो हाईएस्ट रेट पर अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, बिजनेस जो होता है वो लॉस में होता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इकोनॉमी जो होती है वो अपनी वर्स्ट कंडीशन में होती है, ठीक है। अब हम सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फेज होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इकोनॉमी सबसे पहले डेड कंडीशन में होती है, फिर वो धीरे धीरे रिकवर करती है, तो आपका सेकंड फेज क्या हो जाएगा, रिकवरी, ऑप्शन बी। फिर रिकवरी स्ट्रांग होके वो एक्सपांशन बन जाती है, तो आपका थर्ड फेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर एक्सपांशन पीक पर जाके बूम बन जाता है,
तो आपका फोर्थ फेज हो जाएगा ऑप्शन ए, और फिर आता है आपका लास्ट फेज ऑप्शन डी, क्योंकि रिसेशन कंटिन्यू होकर फिर वापस क्या हो जाता है, डेड पर आ जाता है। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसका सीक्वेंस हो जाएगा EBCAD। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, अ प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस आइडिया फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर द आइडिया इज वर्थ परसुइंग इज नॉन इज, राइट। सो बिफोर आंसरिंग लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, नया आइडिया सोचते हैं, तो उसको इमीडिएटली हम स्टार्ट नहीं करते कि आज मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला आइडिया है मेरे पास, अब इसको मैं आइडिया ये मेरे पास है, कल मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, राइट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो मेरा आइडिया है, राइट, जो भी आपका आइडिया है XYZ, वो प्रैक्टिकली काम करेगा या नहीं। तो इस इनिशियल चेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, राइट। सबसे पहले हम ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर बनाता है और ये प्रेजेंट किया जाता है इन्वेस्टर्स को, जिससे फंडिंग मिल सके, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, इंडस्ट्री एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सारा जो एनालिसिस होता है वो हम बिजनेस प्लान में डालते हैं, राइट। इस बिजनेस प्लान का भी सीक्वेंस क्या होता है वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बिजनेस प्लान के ऊपर भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, फीजिबिलिटी एनालिसिस। बिजनेस प्लान तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हम इसको आइडिया जनरेट होने के बाद, वो उसकी फीजिबिलिटी एनालिसिस होने के बाद हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, फीजिबिलिटी एनालिसिस। अब फीजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि आइडिया की प्रैक्टिकली टेस्ट करना, आइडिया को हम चेक करते हैं कि आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए 4 मेजर चेक्स होते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं, मतलब मार्केट फीजिबिलिटी। फिर हम चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बन सकता है कि नहीं, मतलब टेक्निकल फीजिबिलिटी। फिर हम चेक करते हैं कि प्रॉफिट जो है वो होगा या नहीं। फिर हम ये चेक करते हैं फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। फिर हम आते हैं लीगली अलाउड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इलीगल है, फिर आपकी लीगल फीजिबिलिटी चेक की जाती है। तो ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फीजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। अब हम बाकी के दूसरे ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं, हो सकता है उनसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए, राइट। अब आता है मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट का यूज़ होता है जब एग्जिस्टिंग कंपनी के मैनेजमेंट को एवेल्युएट करने के लिए, राइट, उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो ये जो है आपका नया आइडिया से रिलेटेड ही नहीं है, ऑप्शन सी। तो बिजनेस बजटिंग क्या होती है, बजटिंग का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तब होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, ये इवैल्यूएशन स्टेप है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फीजिबिलिटी एनालिसिस। आपका सी, डी और ए जो है वो तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक तो क्वेश्चन बनेगा बिजनेस प्लान का सीक्वेंस बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका सीक्वेंस बनाओ, राइट, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप करेंगे आइडिया जनरेट, राइट। आइडिया जनरेट होने के बाद हम करते हैं फीजिबिलिटी एनालिसिस। फीजिबिलिटी एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारा जो आइडिया वो वर्थ परसुइंग है कि नहीं, मतलब वो काम करेगा या नहीं करेगा हमारा आइडिया। उसके बाद हम बनाते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में मैंने आपको बताया कि सब कुछ होता है, कंपनी डिस्क्रिप्शन, मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, एग्जीक्यूटिव समरी, फाइनेंशियल एनालिसिस। ये बनाने के बाद, ये एनालिसिस बनाने के बाद हमें मिलती है फंडिंग। फंडिंग जब हमें मिल जाती है, क्योंकि हम बिजनेस प्लान को इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स से हमें फंडिंग मिलती है, जिससे हमें फंडिंग मिल जाती है तब हम करते हैं अपना बिजनेस का सेटअप, मतलब एग्जीक्यूशन। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा आइडिया जनरेशन, फिर हमारी फीजिबिलिटी एनालिसिस होगी, फिर हमारा बिजनेस प्लान बनेगा, फिर आएगा हमारा एग्जीक्यूशन, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की, जो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है, राइट। इस मेथड में मैनेजर क्या करता है, मैनेजर एम्प्लॉय के इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स को, उसके इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करता है क्वालिटेटिव फॉर्म में, राइट, जो परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं, राइट। अब ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सट्रीमली इफेक्टिव बिहेवियर और दूसरा होता है एक्सट्रीमली इनइफेक्टिव बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय ने किसी प्रॉब्लम को वेरी एफिशिएंटली सॉल्व किया तो मैनेजर उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉय ने कोई मेजर मिस्टेक की है तो वो उसे भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि इवैल्यूएशन एक्चुअल बिहेवियर बेस्ड होता है, ना कि जनरल इंप्रेशन पे, राइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, राइट। अब हम ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, अनक्लियर। इसलिए जो बिहेवियर होते हैं वो क्लियर
कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि मैनेजर को कंटिन्यूसली इंसिडेंट्स को ऑब्जर्व करना होता है, उनको रिकॉर्ड करना होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, राइट। तो ये तो डिसएडवांटेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी क्या बोला, डिफिकल्ट टू रेट और रैंक एम्प्लॉयज़, ये जो है ना ये है मेजर डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में इंसिडेंट्स जो होते हैं वो क्वालिटेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं होते। इसलिए मैनेजर को बहुत डिफिकल्टी होती है किसी भी एम्प्लॉय को रेट करने में और रैंक करने में। तो क्या करेगा, वो पहले एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करेगा, फिर रैंकिंग असाइन करेगा, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग देगा, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो ये आपका मेजर डिसएडवांटेज है यहाँ पे। फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, हेलो इफेक्ट्स बायस कैन बी अ प्रॉब्लम। हेलो इफेक्ट तब होता है जब एवेल्युएटर का ओवरऑल इंप्रेशन एवेल्युएशन को इन्फ्लुएंस करता है, पर क्रिटिकल मेथड में एक्चुअली हेलो इफेक्ट को रिड्यूस किया जाता है क्योंकि एवेल्युएशन स्पेसिफिक बिहेवियर्स और इंसिडेंट्स पर बेस्ड होते हैं, राइट। तो ये एडवांटेज नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस अप्रेजल मेथड में मैनेजमेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है अपने एम्प्लॉय को रेटिंग देने में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। इसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा अपने एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस मल्टीकोलिनियरिटी मीन्स, राइट। ये जो क्वेश्चन है वो रिग्रेशन एनालिसिस का है और यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, अब रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। किसकी हेल्प से, मल्टीपल एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में ही बहुत ज़्यादा सिमिलर इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं, राइट। सपोज आपको सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, तो सैलरी क्या हो जाएगी, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और आप किन दो वेरिएबल्स की हेल्प से लोगे, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक हो जाएगा एज। यहाँ पे क्या हो जाएगी, सैलरी आपको प्रेडिक्ट करनी है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे वर्क एक्सपीरियंस और एज। अक्सर एज और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो आपस में हाईली रिलेटेड होती है, राइट। अब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब मॉडल के लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो किस वेरिएबल का है, और इसी सिचुएशन को बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी, राइट। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और मॉडल आइडेंटिफाई करना मॉडल के लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो एक्चुअल इम्पैक्ट किस वेरिएबल का है, उसको बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मल्टीकोलिनियरिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कोरिलेशन अमंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज हाई। ठीक है, अब रिग्रेशन में जनरली एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए ये मल्टीकोलिनियरिटी की डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज हाई। ये तो एक्चुअली अच्छी बात हो सकती है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो है आपकी मल्टीकोलिनियरिटी की डेफिनेशन, कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज वेरी हाई। मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं और उसी को बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, कोरिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लेस देन 0.4। तो ये तो मल्टीकोलिनियरिटी से रिलेटेड ही नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो, बहुत हाईली कोरिलेटेड हो, राइट। तो उसको बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और आपसे पूछ रहे थे कि दिए गए ऑप्शन में से कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कौन सी नहीं है, राइट। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का फोकस होता है ना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन पर, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पर। ठीक है, इसके मेन टाइप्स क्या होते हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का फोकस होता है कॉम्पिटिशन पर, राइट। अब हम एनालाइज करते हैं अपने ऑप्शंस को। अब ऑप्शंस में आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही जो है वो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, और ऑप्शन डी जो है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, वो है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होती है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कंपनी एक्सपेंशन करती है, नए मार्केट्स में जाती है, मार्केट्स को एक्सप्लोर करती है, नए प्रोडक्ट्स बनाती है।
ठीक है। तो ये आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जो कंपनी जिस भी पोजीशन में होती है, जिस भी करंट पोजीशन में होती है, उसको मेंटेन करती है, कोई भी मेजर चेंज नहीं करती, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में क्या करती है, कंपनी डाउन साइजिंग करती है। डाउन साइजिंग मतलब अगर कंपनी लॉस में है तो कॉस्ट कटिंग करती है, लोगों को निकाल देती है, ले ऑफ करती है। ठीक है, तो ये भी आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। फिर आता है आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ये होती है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना अपने कंपैटिटर से। कोई भी नया फीचर ऐड कर दो अपने प्रोडक्ट में, वो अपने कंपैटिटर से अलग हो जाएगा, जिससे आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको। राइट, आपके पास कस्टमर्स क्यों आएंगे अगर आपका कंपैटिटर भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, आप भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप भी सेम फीचर्स दे रहे हो, आपका कंपैटिटर भी सेम फीचर्स दे रहे हो, तो आप कस्टमर्स आपके पास क्यों आएंगे। तो उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे वो अपने कंपैटिटर्स के पास ना जाए, तो हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब नए फीचर्स ऐड करते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत देखा होगा कि बहुत सारे मोबाइल्स आते हैं नए नए फीचर्स के साथ। सैमसंग ऐसा बहुत करता है, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर कुछ दिनों में नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है नए फीचर्स के साथ। राइट, फिर वो उसकी बहुत अच्छे से मार्केटिंग करता है, पहले लॉन्चिंग होती है, फिर मार्केटिंग होती है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं उस पर रील बनाने के लिए, तो उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ये कंपटीशन हैंडल करने की स्ट्रैटेजी होती है, और ये होती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आपकी ऑप्शन ए, बी और सी। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, an investor follows a strategy wherein he buys a call with a low exercise price, buys a call with high exercise price, and sells two calls with an exercise price between the two. Then which of the following strategy is he following? ठीक है, आप सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आपने समझ लिया तो आंसर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, अब क्वेश्चन में इन्वेस्टर क्या कर रहा है, सबसे पहले वो एक कॉल बाय कर रहा है लो एक्सरसाइज प्राइस पर, फिर वो एक कॉल को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है हाई एक्सरसाइज प्राइस पर, और इन दोनों एक्सरसाइज प्राइसेस के बीच में जो एक्सरसाइज प्राइस है उस पर वो दो कॉल को सेल कर रहा है। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक कॉल को बाय कर रहा है, फिर दो कॉल्स को सेल कर रहा है सेम एक्सरसाइज प्राइस पर, और फिर एक कॉल को फिर से बाय कर रहा है हाई एक्सरसाइज प्राइस पर। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास चार ऑप्शन पोजिशन है, एक लोअर एक्सरसाइज प्राइस पे बाय कर रहा है, दो मिडिल एक्सरसाइज प्राइस पे सेल कर रहा है, और एक हायर एक्सरसाइज पे बाय कर रहा है। राइट, अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्प्रेड और बटरफ्लाई स्प्रेड। राइट, स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैडल में इन्वेस्टर सेम एक्सरसाइज प्राइसेस पे कॉल को भी बाय करता है और पुट को भी बाय करता है। राइट, पर इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉल्स की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या होता है, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल में भी कॉल और पुट दोनों होते हैं। ठीक है, बट जो उसके एक्सरसाइज प्राइस होते हैं ना वो अलग होते हैं, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन है ही नहीं, तो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। स्प्रेड क्या है, स्प्रेड एक ब्रॉड टर्म है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी स्प्रेड्स के अंडर आती है, और हमें यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में पता है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन जो है सी है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होता है, ऑप्शन डी है बटरफ्लाई स्प्रेड। इसमें एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर होता है, एक होता है लोअर एक्सरसाइज प्राइस पर बाय, एक होता है मिडिल एक्सरसाइज प्राइस पर बाय, और सॉरी मिडिल एक्सरसाइज पर दो कॉल सेल होते हैं, और एक होता है हाई एक्सरसाइज प्राइस पर बाय। ठीक है, तो यही होता है बटरफ्लाई स्प्रेड में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अ फर्म विथ की इंटरनल स्ट्रेंथ बट फेसिंग एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट शुड परस्यू। राइट, अब इस क्वेश्चन में सॉट एनालिसिस की बात हो रही है। सॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल पॉजिटिव, वीकनेस मतलब इंटरनल नेगेटिव, फिर आते हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज मतलब एक्सटर्नल पॉजिटिव, एंड थ्रेट्स मतलब एक्सटर्नल नेगेटिव। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो कंपनी की स्ट्रांग है, मतलब इंटरनली कंपनी स्ट्रांग है, पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल है, मतलब थ्रेट में है कंपनी। राइट, तो ये सिचुएशन बन गई आपकी स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट की, और इस स्ट्रेटजी को लैंग्वेज में बोलते हैं ST स्ट्रेटजी। राइट, अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन तब यूज होता है जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स या नए मार्केट में एंट्री लेती है, तो ये तो ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होगी, यहाँ पे एनवायरनमेंट ऑलरेडी अनफेवरेबल है। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फिर है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी तब यूज होती है जब कंपनी इंटरनली वीक होती है, वो लॉस में होती है, अपने लॉस को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट कटिंग करती है, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेंथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो टर्न अराउंड की तो नीड ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आती है हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का मेन पर्पस होता है कंपनी को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। जब आपका एनवायरनमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो और कंपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करे
और अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, तो उसको बोला जाता है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्वेश्चन की सिचुएशन से, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, राइट। और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी तब यूज़ होती है जब कंपनी के पास स्ट्रेंथ भी हो और एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, राइट। यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, यहाँ पे तो थ्रेट है, तो अग्रेसिव अप्रोच यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। So this was part 5 for our top 50 UGC NET Management 2024 PYQ series. So if you found this video helpful, let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.